अपन पढ़ेंगे कूलिंग कर्व किसका, यूटेक्टिक सिस्टम का, किसका, सिस्टम, यूटेटिक ठीक है ना। सिस्टम। स्टार्ट करते हैं। कहीं डाउट तो नहीं आ रहा है ना, ये समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है इनमें, ये इतना आसान नहीं है फेज डायग्राम। कोशिश तो पूरी करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ जाए, पर थोड़ा टफ है ये फेज डायग्राम समझना, एक बार में नहीं समझ में आता है। तो आप लोगों को कोई भी किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सब लोग, ठीक है। अपन अब पढ़ेंगे कूलिंग कर्व ऑफ यूटेक्टिक सिस्टम। उससे पहले अपन को कुछ बातें जाननी होगी, वो अपन उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये आपका यूटेक्टिव का कूलिंग कर्व है। ये ये लाइन को वर्टिकली डाउनवर्ड लेके गए, और ए पॉइंट बी और पॉइंट ई का इन्होंने यहाँ पे शो किया है, कूलिंग कर्व शो किया है, ठीक है। ऐसे ही अपन ये लाइन जैसे वर्टिकल यहाँ पे लेके गए तो ये यूटेक्टिक पॉइंट के इधर की ओर भी अपन ये वर्टिकल बना देंगे, तो सेम यही वाला कूलिंग कर्व मिलेगा। तो ये यूटेक्टिव पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, यूटेक्टिव पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, दोनों का रिप्रेजेंटेशन है, उसको बताता हूँ अभी। देखिए, तो ये आपका ये पॉइंट जो होता है ये यूटेक्टिक पॉइंट होता है। मैं बड़े डायग्राम में लेके जा रहा हूँ इसको तो थोड़ा और क्लियर होगा। ये देखिए, ये पॉइंट आपका क्या है, यूटेक्टिक पॉइंट होता है। यूटेक्टिव पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाला जितना भी पोर्शन होता है, यूटेक्टिव पॉइंट, यहाँ पे यूटेक्टिव पॉइंट से वर्टिकल लाइन बनाएंगे, वर्टिकल लाइन बनाएंगे। तो इस लाइन, वर्टिकल लाइन से लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन आपका क्या होता है, हाइपो यूटेक्टिक। क्या, हाइपो यूटेक्टिक, HYPO, हाइपो यूटेक्टिक, ठीक है। और ये ई पॉइंट जो जो वर्टिकल लाइन ई पॉइंट से होते हुए हमने बनाई है, यहाँ से इस लाइन से राइट हैंड साइड डायरेक्शन में आपको क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं हाइपर यूटेक्टिक। हाइपर, HYPER, हाइपर यूटेक्टिक, ठीक है। तो जो कूलिंग कर्व बनता है, जो कूलिंग कर्व बनता है, वो कूलिंग कर्व दो आपका बनेगा, कितने पॉइंट्स में बन सकते हैं, ये इधर बन सकता है प्योर अल्फा, इधर कूलिंग कर्व बन सकता है, और हाइपो यूटेक्टिक सिस्टम में बन सकता है ये वाले पोर्शन में, और यूटेक्टिक सिस्टम में बन सकता है कूलिंग कर्व, और ये हाइपर यूटेक्टिक सिस्टम में बन सकता है कूलिंग कर्व, और दूसरा आपका बीटा फेस पे बन सकता है कूलिंग कर्व, ठीक है। यहाँ के हिसाब से जैसे अपन ने आइसोमॉर्फस सिस्टम में पढ़ा था, आइसोमॉर्फस सिस्टम में पढ़ा था, यहाँ पे था आइसोमॉर्फस सिस्टम। इसमें अपन ने पढ़ा था किसका, एक तो सबसे पहले प्योर ए और प्योर मेटल बी का अपन ने बनाया था। तो यहाँ पे आपका अल्फा जो रीजन है, अल्फा रीजन पे अगर कूलिंग का बनाना है तो यहाँ के अल्फा प्योर है, कंप्लीट सॉलिडिफाई है, और बीटा कंप्लीटली सॉलिडिफाई है। तो यहाँ पे आपका अगर इस जोन में अगर आप कूलिंग का बनाते हैं तो वो कर्व बिल्कुल किसकी तरह बनता है, आइसोमॉर्फस सिस्टम में जैसा कूलिंग का बना था बिल्कुल वैसा बनता है, ठीक है, ठीक है ना। क्यों बनता है बताएंगे अभी। और बीटा फेस पे भी आपका वैसा ही बनेगा जैसा आइसोमॉर्फस सिस्टम है, क्योंकि आइसोमॉर्फस सिस्टम क्या कहता है, कंप्लीटली सॉल्युबल इन सॉलिड एंड लिक्विड। तो यहाँ पे आपका जो एलॉय है वहां पे कंप्लीटली सॉल्युबल है, यहाँ पे आपका, यहाँ पे भी अल्फा क्या है, कंप्लीटली सॉल्युबल है। तो इन जोन में अगर आप कूलिंग का बनाओगे तो वो कौन सा किसके कैसा बनेगा, जैसा आइसोमॉर्फस सिस्टम में बना था बिल्कुल वैसा ही बनेगा, ठीक है। दिक्कत कहाँ आएगी, यहाँ पे इस वाले पोर्शन में दिक्कत कहाँ आएगी, एक तो ये वाला पोर्शन, ठीक है, और एक ये वाले पोर्शन में दिक्कत आएगी। मतलब इन दोनों पोर्शन में अपन को कुछ चेंजेस मिलने हैं, और वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिख भी रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है। देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो मैंने आपको क्या बोला, उसको क्या बोलते हैं, हाइपो यूटेक्टिक, ठीक है। इस पॉइंट के राइट हैंड साइड जाते हैं तो इसको बोलते हैं हाइपर यूटेक्टिक,
ठीक है। हाइपर ई पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो हमें मिलता है एल प्लस अल्फा एंड अल्फा, ठीक है। तो ये वाला आपको ये पत्ती जैसा जोन आपको दिख रहा है, ये वाली पत्ती, इसको अपन को बोलते हैं, इसमें जो अल्फा होता है, इसमें क्या है, लिक्विड के साथ जो सॉलिड होता है वो कौन सा सॉलिड होता है, अल्फा सॉलिड होता है। और इस पोर्शन में लिक्विड के साथ कौन सा सॉलिड है, बीटा सॉलिड है, ठीक है। बीटा। इसको अपन बोलते हैं, इसमें जो अल्फा है इसको अपन बोलते हैं प्रो यूटेक्टिक अल्फा, प्रो यूटेक्टिक अल्फा। आपको मैं स्पेलिंग दिखा देता हूँ, ये देखिए, प्रो यूटेक्टिक अल्फा, ठीक है। इसमें जो अल्फा पोर्शन है इसको अपन अल्फा को क्या कहते हैं यहाँ पे, इसको प्रो यूटेक्टिक अल्फा, और इधर इसको क्या कहेंगे, प्रो यूटेक्टिक बीटा। हाँ, प्रो यूटेक्टिक बीटा। इनके नाम होते हैं बेटा, इनके नाम होते हैं, इनके नाम से ही इनको हमें लिखना पड़ता है। कूलिंग कर्व बनाते हैं, कूलिंग कर्व तो बना लेते हैं, पर लिखना भी रहता है कि कैसे कूल हो रहा है और क्या सिस्टम बन रहा है। तो उसमें उनका इन सब के नॉमेनक्लेचर हैं, उनके हिसाब से ही अपन को चलना पड़ेगा। वैसे तो अपन समझना बड़ा आसान है कि भाई कैसे कूलिंग कर्व बना, पर हर एक पॉइंट का आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। भैया हाइपो यूटेक्टिक क्या होता है, हाइपर यूटेक्टिक क्या होता है, प्रो, कोई भी पूछ सकता है कभी भी। अगर इन फ्यूचर आप लोगों ने गलती से भी मटेरियल साइंस को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बता दिया इंटरव्यू में, तो आपसे ये चीजें जनरली पूछते हैं कि व्हाट इज यूटेक्टिक, डिफाइन द यूटेक्टिक पॉइंट, डिफाइन हाइपो यूटेक्टिक, डिफाइंड आपको आयरन कार्बन डायग्राम सामने रख देंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछेंगे कि भाई यहाँ पे इस आयरन कार्बन डायग्राम में यूटेक्टिव पॉइंट कहाँ है, पेरिटेक्टिक पॉइंट कहाँ है, यूटेक्टाइड पॉइंट कहाँ है, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो हाइपो यूटेक्टिक क्या होता है, हाइपर यूटेक्टिक क्या होता है, प्रो यूटेक्टिक अल्फा क्या होता है, प्रो यूटेक्टिक बीटा क्या होता है, ये चीजें जनरली बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो ऐसा अगर कुछ आप, वैसे मैंने भी आज तक अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट मटेरियल साइंस नहीं बताया, ऐसी गलती कर भी मत लेना कि आप मटेरियल साइंस को स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बताओ। अगर है भी तो फिर दूसरा सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि मटेरियल साइंस में इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आप लोगों ने सोचे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाता है उसमें, ठीक है ना। मेरा मास्टर भी मटेरियल साइंस से है, फिर भी मैं अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कभी भी मटेरियल साइंस नहीं बताता हूँ। तो अपन को जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो अपन को स्मार्ट वर्क करना होता है ना। तो उसका सोच के ही चलना होता है कि किसके आंसर्स बड़ी आसानी से अपन दे सकते हैं, और कौन से क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन ज्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, वैसा ही सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहिए फॉर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे वाइल कूलिंग द हाइपो, देखिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ ना, हाइपो यूटेक्टिक। तो ये लाइन जो है, ये देखिए जो वर्टिकल लाइन है, अपन ने यहाँ पे किसको डिफाइन किया है, हाइपो यूटेक्टिक अलॉय के कूलिंग कर्व को डिफाइन किया है। ऐसे ही अपन हाइपर यूटेक्टिक सिस्टम के कूलिंग कर्व को समझा सकते हैं, ठीक है। तो सबके अब अलग अलग नाम है, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए प्योर अल्फा का कूलिंग कर्व, इस वाले जोन में अपन क्या बोलेंगे, हाइपो यूटेक्टिक अलॉय का कूलिंग कर्व। इस वाले जोन पे जो ई से होते हुए, मतलब यूटेक्टिव पॉइंट से होते हुए जाएगा जो कूलिंग कर्व, जो यूटेक्टिव पॉइंट से होते हुए जाएगी वर्टिकल लाइन, उसके उसके कूलिंग कर्व को क्या बोलेंगे अपन, यूटेक्टिक कूलिंग कर्व। और इसके बाद इसके राइट हैंड साइड यहाँ से लेके जाएंगे अगर वर्टिकल लाइन को, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइपर यूटेक्टिक अलॉय कूलिंग कर्व। और यहाँ पे अगर बीटा फेज के तरफ इसको लेके जाएंगे कूलिंग कर्व को, मतलब डी से राइट हैंड साइड में, डी के राइट हैंड साइड में अपन कोई लाइन बनाए वर्टिकल, और सी से राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे कोई वर्टिकल लाइन बनाएंगे, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, प्योर अल्फा कूलिंग कर्व, प्योर बीटा कूलिंग कर्व, ठीक है। टोटल कितने कूलिंग कर्व बन सकते हैं इस डायग्राम में, 1 2 3 4 5 कूलिंग कर्व बन सकते हैं यहाँ पे यूटेक्टिक कूलिंग कर्व सिस्टम में, ठीक है। वाइल कूल, अब अपन एक को समझाएंगे, बाकियों को उसके साथ कंक्लूड करेंगे, ठीक है। वाइल कूलिंग द हाइपोयूटेक्टिक अलॉय फ्रॉम लिक्विड स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं, द टेम्परेचर ड्रॉप्स कंटिन्यूअसली टिल द लिक्विडस पॉइंट एट पॉइंट ए।
मतलब यहाँ पे ये आपका ये क्या है, ये आपका पोर्शन क्या है, लिक्विडस लाइन है। तो लिक्विड से स्टार्ट करते हैं, कूल करते जाते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप करते जाते हैं, कहाँ पे मिलता है अपन को, लिक्विडस लाइन में 8 पॉइंट ए, एट विच द क्रिस्टल्स ऑफ प्रोयूटेक्टिक अल्फा बिगिंस टू फॉर्म। यहाँ पे जो अल्फा है वो, इस अल्फा को क्या कहते हैं अपन, प्रोयूटेक्टिक अल्फा कहते हैं। तो इसके बाद अगर और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना अल्फा, प्रोयूटेक्टिक अल्फा बिगिंस टू फॉर्म। ठीक है, उसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। अपन ने यहाँ पे मैंने एक ये भी लिया है आपको, माइक्रोस्ट्रक्चर भी लिया है, तो वो भी आपको दिखाऊंगा आगे चल के, है ना। पहले अपन कूलिंग का पढ़ लें, फिर उसके बाद माइक्रोस्ट्रक्चर भी देखेंगे अपन। ठीक है, जैसे ही आपका ये टॉपिक खत्म होगा फिर उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे किसका, कौन सा पॉइंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट। ठीक है, पेरिटेक्टिक पॉइंट। अच्छा, कोई बताएगा पेरिटेक्टिक पॉइंट क्या होता है? मैंने बताया था इनवेरिएंट, पेरिटेक्टिक पॉइंट, मैंने 2 पॉइंट बताए थे ना। जब थ्री फेज, मैंने ये बताया था कि जब जब मैंने स्टार्ट करवाया था, लिमिटेड सॉल्युबिलिटी कर्व स्टार्ट करवाया था, तब मैंने 2 पॉइंट बताए थे। एक तो आपका यूटेक्टिक पॉइंट, दूसरा पेरिटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट क्या था, एक लिक्विड आपका 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो उस पॉइंट से अगर होते हुए जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट। ऐसे ही मैंने पेरिटेक्टिक हाँ पॉइंट भी बताया था, वो क्या था? सर, एक लिक्विड और एक सॉलिड दूसरे किसी सॉलिड में चेंज हो रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये आपको सिस्टम मिलेगा आगे चल के, जैसे ही अपन कूलिंग का खत्म करेंगे तो आपको मिलेगा पेरिटेक्टिक सिस्टम। ठीक है, ठीक है ना। और शायद मैंने कुछ दिनों से आपको नोट्स भी हाँ भेजे नहीं है मैंने, तो वो भी गूगल क्लासरूम में भेजूंगा मैं। और लैब के कुछ वीडियोस मैंने डाल दिए हैं यूट्यूब पे, वो आप लोग देख लेना। ठीक है, 2 वीडियो नहीं डाले हैं, 4 वीडियो डाल दिए हैं मैंने। ठीक है, यस सर। तो धीरे धीरे वीडियोस भी डालते जाते हैं टाइमली, जब भी टाइम मिलता है अपन को तो हम वीडियो भी डाल देते हैं। ठीक है, तो एट विच द 8 पॉइंट ए आपका प्रो यूटेक्टिक अल्फा बिगिंस टू फॉर्म। ठीक है, ऑन फर्दर कूलिंग द फ्रैक्शन ऑफ अल्फा इंक्रीजेस। जैसे जैसे ए पॉइंट से नीचे जाते जाते हैं आपका लिक्विड पोर्शन कम होता जाता है, सॉलिड पोर्शन बढ़ता जाता है, सॉलिड पोर्शन बढ़ता जाता है। और सॉलिड कौन सा है, अल्फा सॉलिड है, और उस अल्फा का नाम क्या है, प्रोयूटेक्टिक अल्फा। तो जैसे जैसे अपन नीचे जाते जाते हैं, कूल करते जाते हैं, अल्फा के पार्टिकल, प्रोयूटेक्टिक अल्फा के पार्टिकल बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जैसे ही ठीक है, इंक्रीजेस एट पॉइंट, एट एनी पॉइंट बी, मतलब एक कोई पॉइंट सिलेक्ट कर दिया बी, इन द 2 फेज रीजन। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस वाले रीजन में आपको कितने मिलेंगे, 2 फेज रीजन मिलेंगे, एक तो लिक्विड, दूसरा अल्फा, 2 फेज। अल्फा सॉलिड। ठीक है ना। अल्फा का नाम क्या है, यहाँ पे अभी अपन को आदत डालनी है, यहाँ पे जो अल्फा का वर्ड यूज करेंगे, सिर्फ अल्फा यूज नहीं करेंगे, वर्ड अपन वर्ड क्या यूज करेंगे, प्रोयूटेक्टिक अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बी पॉइंट पे अपन को 2 फेज मिलेंगे, एक तो लिक्विड फेज मिलेगा, दूसरा प्रोयूटेक्टिक अल्फा फेज मिलेगा। तो at any point B in the 2 phase region, the alpha fraction is given by the Lever rule. Lever rule सबको अब पता चल गया है ना। Lever rule आपको आ गया है। यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, सॉलिडस लाइन है, ये आपकी क्या है, सॉलिडस लाइन है, और ये क्या है, आपकी लिक्विडस लाइन है। अगर इस लाइन बी पॉइंट से अपन लेफ्ट हैंड साइड की ओर, राइट हैंड साइड की ओर हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो अपन को पॉइंट मिलते हैं एम और एन। ठीक है, तो एम पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, सॉलिडस लाइन में, और एन पॉइंट कहाँ कट कर रहा है, लिक्विडस लाइन में। तो बी लिक्विड लाइन। पॉइंट पे अपन को जो सॉलिड का परसेंटेज मिलेगा, बी पॉइंट पे अपन को लिवर रूल लगाएंगे तो अपन को हम निकालेंगे कितना सॉलिड का परसेंटेज है, कितना लिक्विड का परसेंटेज है। तो उसमें सॉलिड का परसेंटेज कौन सा होगा, अल्फा होगा। सॉलिड का परसेंटेज कौन सा होगा, यहाँ पे अल्फा होगा। और यहाँ पे एंड पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, एंड पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, लिक्विड परसेंटेज मिलेगा, लिक्विड। है ना। यही होता है, यही होता है ना। हाँ
अब अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ और मैंने कल बताया था आप लोगों को, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो हमें यहाँ पे आपका अल्फा और यहाँ पे आपका बीटा के लिए मिलेगा। तो जैसे आप इस रीजन में अल्फा का कितना परसेंटेज है और बीटा का कितना परसेंटेज है आप लिवर रूल से निकाल सकते हो, है ना। तो जैसे मान लो कि मेरे को इन्होंने बताया कि अल्फा का फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए लिवर रूल लगाया है। तो अल्फा ये आपका जो आपका ये टाई लाइन है किसकी है, अल्फा की टाई लाइन है। इसको क्या नाम क्या है, एम बी, ठीक है। और लिक्विड की टाई लाइन कौन सी है, बी एन, ठीक है। और टोटल टाई लाइन कौन सी है, एम एन। अगर हमें अल्फा का परसेंटेज निकालना है तो फ्रैक्शन निकालना है तो अपन उल्टा चलेंगे, अपन उल्टा लेते हैं, न्यूमिनेटर उल्टा लेते हैं, मतलब बी एन लेंगे, बी एन डिवाइड बाय एम एन, ये बी एन डिवाइड, ठीक है। इससे अपन को क्या पता चलेगा, अल्फा का प्रो यूटेक्टिक अल्फा का परसेंटेज पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। आगे बढ़े, यस ओके। अब अपन कंटिन्यू करते हैं। द सॉलिडिफिकेशन ऑफ प्रो यूटेक्टिक अल्फा कंटिन्यूज टिल द यूटेक्टिक टेम्परेचर। ये प्रो यूटेक्टिक अल्फा है, यहाँ पे कूल करते जाते हैं टिल ई पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे आपका, ये लाइन क्या बताती है आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है, 779 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू कॉपर सिल्वर सिस्टम। कॉपर सिल्वर सिस्टम में बेटा, कॉपर सिल्वर सिस्टम में ही 779 डिग्री सेल्सियस होता है। और भी सिस्टम ऐसे हैं जिनके डायग्राम ऐसे देखेंगे, जैसे कि लेड और टिन का अगर आप फेस डायग्राम बनाते हैं तो बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसा कॉपर सिल्वर का है, ठीक है ना। तो जरूरी लेड टिन में जरूरी नहीं है कि वहां पे आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर 779 डिग्री सेल्सियस हो। तो यहाँ पे इसीलिए अपन ने पिछली क्लास में इससे डिनोट किया था, और टीई क्या है, यूटेक्टिक टेम्परेचर, सीई क्या है, यूटेक्टिक कंपोजिशन, ठीक है। तो अपन कोई भी कूलिंग का पढ़ रहे हैं तो उसमें नाम से बोलेंगे यूटेक्टिक कंपोजिशन, यूटेक्टिक टेम्परेचर का वो डिपेंड करता है कौन सा आपका अलॉय है, उस पर डिपेंड करता है कि कितना परसेंटेज आपका कंपोजिशन होगा और कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला लाइन जो है वो लाइन क्या बताता है, ये यहाँ पे ये यूटेक्टिक पॉइंट है और कांस्टेंट टेम्परेचर है इस वाली लाइन में। तो ये टेम्परेचर आपका क्या कहलाता है, यूटेक्टिक टेम्परेचर कहलाता है। इसीलिए क्या बोला है, solidification of pro eutectic alpha continues till the eutectic temperature, till eutectic temperature मतलब E point, small e point, ठीक है। The inflection of the cooling curve between point A and E is due to evolution of the latent heat, अब देखिए यहाँ पे आपको आज तक पहले अपन ने कूलिंग कर्व पढ़ा था, उसमें जो कूलिंग हो रही थी हर जगह देखिए लीनियर लाइन बन रही है, लीनियर बन रही है, हर जगह लीनियर है ना। पर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए कर्वेचर मिल रहा है इस वाले जोन में। ये देखिए ए से लेके ई तक जा रहे हैं तो आपको कूलिंग कर्व कौन सा मिल रहा है, कर्वेचर मिल रहा है, ठीक है। जो चीजें अपन को पता है वो तो अपन पहले पढ़ लें, देख लें क्या, जैसे कि लिक्विड यहाँ से लेकर ए तक जाएगा तो कूल करेगा तो थोड़ा टाइम लगेगा और टेम्परेचर भी चेंज होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ए पॉइंट तक तो बिल्कुल सिंपल है जो अपन पढ़ चुके हैं। ये टाइम के साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता जाएगा, जैसे ही पॉइंट ए पे पहुंचेगा आपको क्या लिक्विडस लाइन मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही ई पॉइंट का पकड़ लेते हैं, ई पॉइंट पे आपका क्या है, सॉलिडस लाइन है, ई पॉइंट पे आपका सॉलिडस लाइन है। ई पॉइंट पे आपका यहाँ पे ई पॉइंट से जस्ट पहले लिक्विड भी था, ई पॉइंट के जस्ट बाद आपका प्योर कंप्लीट सॉलिड है। तो ई पॉइंट आपका क्या कहला जाए, क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट। तो सॉलिडिफिकेशन पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे भी सॉलिडिफिकेशन पॉइंट था,
ये आपका सॉलिडस लाइन थी, सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, जैसे S2, ये S2 लिया, ठीक है, S2 जैसे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया अपन ने, ये पॉइंट देखें, ये आपका पॉइंट क्या है, इसके जस्ट ऊपर है आपका लिक्विड, इसके जस्ट ऊपर नीचे है आपका सॉलिड। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचता है, तो यहाँ पे पहुंचता है तो आपको कांस्टेंट टेम्परेचर की कूलिंग होती है। इस टेम्परेचर पे P पॉइंट पे लिक्विड है और Q पॉइंट पे आपका क्या है, सॉलिड है। तो इसलिए यहाँ पे आपका लाइन कूलिंग कर्व क्या बनता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल। ऐसे ही यहाँ पे भी है, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है। देखिए ई, जैसे ही सॉलिडस लाइन को ये टच करता है ई पॉइंट पे, तो ई पॉइंट पे यहाँ पे ई के जस्ट पहले थोड़ा सा आपका क्या है, लिक्विड है। और कंप्लीट सॉलिड कहाँ पर मिलता है आपको, आपको ठीक है, नीचे। जैसे ई पे पहुंचा वहां पे आपको कुछ पार्टिकल किसके मिलेंगे, लिक्विड के। तो थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट सॉलिड होने में, तो उसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर में थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आधा घंटा लगा, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर इस पॉइंट पे कितना है, 779 डिग्री सेल्सियस मान लिया अपन ने। तो जैसे ही ई पॉइंट पे पहुंचा, 779 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, तो यहाँ पे पता चला कि कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स अभी भी हैं। तो आधे घंटे अपन ने रखा इसको, तो जैसे ये पॉइंट पे पहुंचा तो कंप्लीट सॉलिडिफाई हो गया। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कूलिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। और जैसे यहाँ पे पहुंच गया, उसके बाद आपका कंप्लीट सॉलिड है, कंप्लीट सॉलिड है। तो सॉलिड होने के बाद ये धीरे धीरे कूल होता है और टाइम के साथ कूल होता है। तो यहाँ पे भी लीनियर कर्व। अब बचा ये वाला पोर्शन, ए से लेकर ई तक। ये वाले पोर्शन पे कर्वेचर क्यों बनता है, इतना तो सबको पता है कि अपन कूल कर रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कूल कर रहे हैं अपन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कूल कर रहे हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और टाइम बढ़ रहा है। ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और टाइम बढ़ रहा है। पर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका जो स्लोप बन रहा है वो डिक्रीजिंग स्लोप है, डिक्रीजिंग स्लोप है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीजिंग हाँ स्लोप, सर। ए से लेके बी तक डिक्रीजिंग स्लोप है, बी से लेके ई तक इंक्रीजिंग स्लोप है। देखिए इस पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे तो ये स्लोप बनेगा, इस पॉइंट पे स्लोप बनाएंगे तो और एंगल इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही अपन बी पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये पॉइंट बी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो अपन को स्लोप ये वाला स्लोप अपन को मिलेगा। और जैसे बी से नीचे जाएंगे तो अपन को एंगल बढ़ता हुआ दिखेगा स्लोप का। तो ए से लेके बी तक अपन को डिक्रीजिंग स्लोप मिल रहा है और बी से लेके ई तक अपन को क्या मिल रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप मिल रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट बी का है सर? ये पॉइंट बी है ना, बीच में बना है ना, इसको आप यहाँ पे कहीं, हाँ, ठीक है, ठीक है सर। हाँ ए और ई के बीच में ही होगा ना आपका बी पॉइंट। हाँ सर। ए से लेके बी तक आपका जो कूलिंग का बन रहा है डिक्रीजिंग स्लोप का बन रहा है, और बी से लेके ई आपका क्या बन रहा है, इंक्रीजिंग स्लोप बन रहा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, लेटेंट हीट किस पे डिपेंड कर रहा है, ये कर्वेचर क्या किस पे डिपेंड कर रहा है, लेटेंट हीट। जो आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, मास फ्रैक्शन पढ़ा है, मोलर फ्रैक्शन, मोलर फ्रैक्शन पढ़ा है, सुना है नाम, मोलर फ्रैक्शन। अनुपाती सूत्र। हाँ, जिसको स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। हाँ सर, हाँ यस सर, सर। सुना है ना। तो स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे जैसे उसमें क्या होता है, जैसे जैसे अपन एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, आपका वो वेपर फेज में जाता है। पहले लिक्विड ज्यादा होता है, हाँ सर, जैसे यस एक्स सर। की वैल्यू बढ़ती है वेपर फेज ज्यादा होता है। वैसे यहाँ पे भी टर्म, यहाँ पे भी ये भी आपका क्या है, आपका ये कौन सा फेज है, टू फेज सिस्टम है, डबल फेज सिस्टम है, जिसमें लिक्विड और सॉलिड दोनों है। ऐसे ही वहां पे भी आपका टोटल लिक्विड एंड, कौन सा, लिक्विड एंड, वहां पे क्या था, लिक्विड एंड आपका क्या था, वेपर फेज, ठीक है, दो फेज थे। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे आपका वैसे वैसे क्या हो रहा था, वेपर फेज बनते जा रहा था। यहाँ पे भी जैसे 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 नीचे आ रहे हैं, आपका सॉलिड के पार्टिकल बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉलिड के पार्टिकल बढ़ रहे हैं।
इसके बाद बी के बाद सॉलिड के पार्टिकल आपको ज्यादा मिलेंगे, लिक्विड के पार्टिकल कम मिलेंगे, इसलिए ए से लेकर बी तक आपको डिक्रीजिंग स्लोप मिलता है और बी से लेके ई तक आपको क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप मिलेगा। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कर्वेचर किस पे डिपेंड करेगा, लेटेंट हीट पे डिपेंड करेगा। ये लिखा हुआ है द कर्वेचर बिटवीन पॉइंट ए टू इज ड्यू टू इवैल्यूएशन ऑफ द लेटेंट हीट। ठीक है, तो लेटेंट हीट इंक्लूड होता है, जैसे ही अपन फेस चेंज करते हैं तो लेटेंट हीट का काम होता है कि नहीं होता है? होता है सर। हाँ, तो बस उसी पे डिपेंड करता है आपका यहाँ पे कर्व। ठीक है, एट पॉइंट ई द सॉलिडिफिकेशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर अल्फा एंड बीटा begins through the eutectic reaction and proceed at a constant temperature which is F is equal to 0। यहाँ पे ये बात की है अल्फा प्लस बीटा की, जैसे ही यूटेक्टिक टेम्परेचर के नीचे जाते हैं आपका सॉलिडिफिकेशन किसका कंप्लीट स्टार्ट हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और कूलिंग कर्व किसका मिलता है आपको, अल्फा प्लस बीटा का मिलता है। इसको अपन अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलेंगे अपन, अल्फा, यहाँ पे यूटेक्टिक रिएक्शन हो रही है तो इधर अल्फा प्लस बीटा को अपन क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन ऑफ द यूटेक्टिक मिक्सचर। अल्फा प्लस बीटा को क्या कहा जाता है, यूटेक्टिक मिक्सचर कहा जाता है। और इस पॉइंट पे अपन को डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलती है, 0, क्योंकि ये पॉइंट डिफाइंड है पहले से ही, ये किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसीलिए इसको अपन इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 0 होगा। अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया, इसका मतलब क्या है, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। तो जैसे जैसे अब आप खुद इमेजिन कीजिए ये एक पॉइंट है, यूटेक्टिक पॉइंट है, ये पॉइंट इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या, पॉइंट, कोई पॉइंट इनफाइनाइट हो सकता है क्या, वो डिफाइंड ही होता है नहीं। अगर आप खुद मानिए, अगर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आया, मान लीजिए आपने गलत निकाला है, उसका 1 आया, मतलब इसका क्या है, इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपन चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पॉइंट चेंज होता जाएगा। तो ऐसे एक यूटेक्टिव पॉइंट आपके इनफाइनाइट हो सकते हैं क्या, वो एक ही हो सकता है। इसीलिए जब भी कोई भी एक पॉइंट आए, पॉइंट की बात करते हैं, कहीं पे भी एक पॉइंट की बात करते हैं, वो आपका पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, वहां पे 0 ही होता है। जैसे कि ट्रिपल पॉइंट, अपन थर्मोडायनेमिक्स में ट्रिपल पॉइंट पढ़ते हैं, ट्रिपल पॉइंट पे आपका जो गिब्स फेज रूल है वो फेल हो जाता है। जो गिब्स फेज रूल के हिसाब से अगर अपन वहाँ पे ट्रिपल पॉइंट पे अगर अपन वहाँ बनाते निकालते हैं फॉर्मूला का यूज करके, तो वहाँ पे आपका गिब्स फेज रूल फेल हो जाता है। और मैंने आपको शायद बताया यहीं पे फेल होता है। योगेश, ट्रिपल पॉइंट पे आपका वहां पे वो एक डिफाइंड पॉइंट है, ठीक है, वहां पे आपको इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये आ चुका है। तो ट्रिपल पॉइंट पे अगर आप निकालते हैं वहां पे वैल्यू, तो आपको वहां पे अपन अगर गिब्स फेज रूल लगाएंगे तो आप आंसर करके आओगे गलत। ठीक है, अगर आपको पता है, आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए ट्रिपल पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, उसकी सारी वैल्यू जो है वो बिल्कुल फिक्स है। तो वहां पे वो किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए वहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है, समझ में। तो यहाँ पे आपका वैसे इन्होंने गिब्स फेज रूल यहाँ पे लगाया है ना। यहाँ पे अपन को आप अब तो जानते हैं कि कितने कंपोनेंट हैं, कितने फेजेस हैं, ये सब आपको आता है, ये आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, द कूलिंग बिहेवियर ऑफ द हाइपर यूटेक्टिक एलॉय इज सिमिलर एक्सेप्ट द प्रो यूटेक्टिव बीटा फॉर्म्स बिलो द लिक्विडस लाइन। आपका यहाँ पे ये जो कूलिंग कर्व मिलेगा, अगर आप निकालना चाहते हो कूलिंग कर्व इस वाले जोन का, मतलब प्रो यूटेक्टिव बीटा का निकालना चाहते हो, तो बिल्कुल सिमिलर होगा, इस वाली लाइन से बिल्कुल सिमिलर होगा, सेम, बस अल्फा की जगह पे क्या होगा, आपका बीटा होगा। ठीक
ठीक है, अल्फा की जगह क्या होगा, बीटा होगा, ठीक है। फॉर अ यूटेक्टिक कंपोजिशन द प्रो यूटेक्टिक पोर्शन इज एब्सेंट, ठीक है, एंड द कूलिंग कर्व अपीयर्स लाइक अ प्योर मेटल। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे ये बात कर रहे हैं कूलिंग कर्व किसकी, यूटेक्टिक वाले पोर्शन की कूलिंग कर्व की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं इस लाइन पे अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं, इस लाइन पे अगर मैं वर्टिकल लाइन बनाऊं, तो इस लाइन पे अगर वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो इस लाइन पे अपन को कोई भी प्रो यूटेक्टिक अल्फा नहीं मिलता है, प्रो यूटेक्टिक बीटा नहीं मिलता है। यहाँ पे अपन को सीधे लिक्विड से सीधा सॉलिड मिलता है, लिक्विड से सीधे सॉलिड मिलता है, मिल रहा है कि नहीं, लिक्विड से हाँ सर। सीधे सॉलिड। जैसे यहाँ पे भी आपका प्योर ए प्योर बी की बात कर रहे थे, ये प्योर ए है, ये प्योर बी है। आप पे कूल कर रहे थे तो एक पॉइंट मिल रहा था यहाँ पे, तो लिक्विड, ये लिक्विड और इसके जस्ट बाद आपका प्योर सॉलिड। यहीं पे यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लिखिए, यहाँ पे देखिए लिक्विड, इसके जस्ट इस पॉइंट के बाद आपका प्योर सॉलिड। तो इसीलिए आपको बोला क्या गया है, तो अगर आप यूटेक्टिक पॉइंट से होते हुए अगर कूलिंग का बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा, सिमिलर टू प्योर मेटल, सिमिलर टू प्योर मेटल। ये देखिए प्योर मेटल का कूलिंग कर्व कैसा था, ये देखिए ये वाला, ये प्योर मेटल का कूलिंग कर्व है, ये आपका लीनियर लाइन, इसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर से लीनियर लाइन। तो अगर आप चाहते हो यूटेक्टिक पॉइंट से होते हुए कूलिंग कर्व बनाना चाहते हो तो वो कैसा बनेगा, वो कैसा बनेगा, ये, फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर इसके बाद ये, ठीक है, आया समझ में। तो ये आपका पॉइंट, इस पॉइंट पे ये पॉइंट आपका ई है, ये ई पॉइंट है। तो ई पॉइंट आपके को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो पी, दूसरा क्यू, ठीक है। तो जैसे यहाँ से कूल होते जा रहे हैं और टेम्परेचर कम होता जा रहा है, टाइम बढ़ते जाएगा। जैसे ही अपन इस ई पॉइंट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपका लिक्विड भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो लिक्विड, इसके जस्ट नीचे जाएंगे तो सॉलिड। तो पहले अपन पहुंच रहे हैं पी पॉइंट पे, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 779 डिग्री सेल्सियस। तो इसको लिक्विड से कंप्लीट सॉलिड होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगाया, उसके बाद ये क्यू पॉइंट पे पहुंचा कांस्टेंट टेम्परेचर पे और फाइनली ये कूल हो गया। तो यूटेक्टिक पॉइंट पे अगर आप कूलिंग कर्व बनाते हैं तो वो कूलिंग कर्व कैसा बनता है, बिल्कुल प्योर मेटल की तरह बनता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर यूटेक्टिक कंपोजिशन द प्रो यूटेक्टिक पोर्शन इज एब्सेंट। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रो यूटेक्टिक पोर्शन नहीं होता है, प्रो यूटेक्टिक अल्फा नहीं है, प्रो यूटेक्टिक बीटा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे अल्फा भी एब्सेंट है, बीटा भी एब्सेंट है, प्रो यूटेक्टिक अल्फा भी एब्सेंट है, प्रो यूटेक्टिक बीटा भी एब्सेंट है। क्यों, क्योंकि देखिए ये इस वाले पोर्शन पे आपको क्या मिलता है, प्रो यूटेक्टिक अल्फा, इस वाले पोर्शन में आपको प्रो यूटेक्टिक बीटा। इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा। जैसे इस वाले पोर्शन में अल्फा मिलता है, इस वाले पोर्शन में बीटा मिलता है, ठीक है। इसको अपन नहीं कहेंगे प्रोयूटेक्टिक अल्फा, इसको अपन नहीं कहेंगे प्रोयूटेक्टिक बीटा, अपन प्रोयूटेक्टिक अल्फा किस पोर्शन को कहेंगे, इसको प्रोयूटेक्टिक अल्फा कहेंगे, इसको प्रोयूटेक्टिक बीटा कहेंगे। इसलिए यहाँ पे ई पॉइंट पे अपन को क्या मिलता है, अल्फा प्लस बीटा मिलता है। Because of the absence of pro-eutectic portion, the cooling curve will appear like a pure metal. ठीक है, है समझ में? यस सर। बाकी मैंने तो आपको बताया ही था, अगर अल्फा पोर्शन में और बीटा पोर्शन में अगर आप कूलिंग कर्व बना रहे हो तो वो कूलिंग कर्व कैसा बनेगा, सेम एज आइसोमॉर्फस सिस्टम, बिल्कुल आइसोमॉर्फस सिस्टम की तरह बनेगा। क्यों, क्योंकि अल्फा, यहाँ पे अल्फा प्योर, आपका अल्फा क्या है, कंप्लीटली सॉलिडिफाई है, और इसके जस्ट ऊपर जाते हैं तो लिक्विड भी कंप्लीटली सॉलिडिफाई है, और यहाँ पे इस पोर्शन में बीटा आपका कंप्लीटली सॉलिडिफाई है, और इसके जस्ट ऊपर जाते हैं तो लिक्विड भी आपका कंप्लीटली सॉलिडिफाई है। तो जिस पोर्शन में कंप्लीटली सॉलिडिफिकेशन अपन को कर्व मिलता है, उस कर्व में अपन को
उसको अपन क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस सिस्टम कहते हैं। आइसोमॉर्फस सिस्टम। तो अल्फा और बीटा पोर्शन में जहाँ पे सिर्फ अल्फा है और बीटा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सी से लेफ्ट हैंड साइड की ओर अगर एक लाइन बनाए ये, और डी से राइट हैंड साइड की ओर एक लाइन बनाए ये, सॉरी, from the black body as a function of wavelength or a fixed quantity. ये प्लैंक्स रेडिएशन लॉ है। ठीक है, तो अगर इन दोनों लाइनों का अगर कूलिंग कर्व बनाते हैं तो कूलिंग कर्व कैसा बनेगा, देखिए ये, उसके बाद ये, फिर इसके बाद ये, ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, ये और ये, ठीक है। ये पॉइंट आपका, ये ऊपर वाला पॉइंट इज सिमिलर टू दिस पॉइंट, और ये वाला पॉइंट आपका क्या बताएगा,